पहले वर्ष के लड़कों का बढ़ता हुआ शोर शराबा सुनकर रचनाकारिता विभाग के प्रमुख भी अपने कक्ष से निकल पड़े और तेज कदमों से पहले वर्ष के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। उनके निकलते ही बाजू वाले कक्ष से सीनियर शिक्षक भी बाहर आए। उन्हें देखकर आचार्य मिहिर ने भुएं चढ़ाकर आश्चर्य से पूछा, अरे आचार्य राहुल, आप यहाँ? तो आज की कक्षा कौन ले रहा है? आचार्य मिहिर के सवाल पर आचार्य राहुल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, आचार्य, बात ऐसी है कि आज सुबह ही आचार्य निर्भीक मेरे पास आए थे और कहने लगे कि उन्होंने 5 मायावी जाल तैयार किए हैं। आज वे उन जालों के माध्यम से सभी पहले वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि कोई उन जालों को पार कर ले तो उसे सीधे अगले विभाग में भेज देंगे। आचार्य मिहिर के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। ये तो बहुत बढ़िया विचार है, इसे हमें अगले वर्ष के विद्यार्थियों पर भी आजमाना चाहिए, उन्होंने सहज स्वर में कहा। किंतु आचार्य राहुल ने अपनी गर्दन धीरे धीरे नकारात्मक इशारे में हिलाते हुए गंभीरता से कहा, नहीं आचार्य, आप जितना सरल उद्देश्य समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में कल से हमारे विभाग में क्षितिज आया हुआ है और ये सब उसी की कठिन परीक्षा लेने या कहें बैंड बजाने के लिए रचा गया है। आचार्य मिहिर ने भुएं उठाकर पूछा, ऐसा क्यों? आचार्य राहुल ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, शायद आपको पता ना हो आचार्य, लेकिन आचार्य निर्भीक नकारात्मक पक्ष के समर्थक है। ये सुनकर आचार्य मिहिर मौन हो गए, परंतु मन ही मन सोचने लगे, एक आचार्य को किसी भी पक्ष में झुकाव नहीं रखना चाहिए। यदि रखे तो उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। उधर पहले वर्ष के कक्ष में क्षितिज ने दूसरा दरवाजा खोल दिया था। उसके समर्थक और साथी गदगद होकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी सीटी और जयकारे गूंजने लगे थे, लेकिन ये शोर अचानक थम गया जब प्रकाश ने भी दूसरा दरवाजा खोल दिया। इस बार नकारात्मक पक्ष के लड़कों की ओर से सीटी और ताने गूंज उठे। शोर शराबे के इस माहौल में ही विभाग प्रमुख आचार्य मिहिर आचार्य राहुल के साथ कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखते ही सभी विद्यार्थियों के चेहरे गंभीर हो गए और आवाजें थम गई। आचार्य निर्भीक ने यह परिवर्तन महसूस किया, पीछे मुड़कर देखा और पाया कि विभाग प्रमुख आचार्य मिहिर वहां खड़े हैं। उन्हें देखकर आचार्य निर्भीक के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान फैल गई। वे आगे बढ़े और झुककर नमस्ते करते हुए मन ही मन बुदबुदाए, ये यहाँ अटके, इन्हें तो सब समझ आ जाएगा कि प्रकाश को असल में कुछ नहीं आता, वो तो बस अभिनय कर रहा है। अब कैसे निपटाऊं और इस मूर्ख प्रकाश को कैसे समझाऊं? पास जाकर उन्होंने उत्साहित स्वर में कहा, अरे आचार्य मिहिर, आप यहाँ कैसे? मिहिर ने भी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इतना शोर सुना तो सोचा आकर देखूं आखिर हो क्या रहा है। तो आइए, आज तो बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा, निर्भीक ने आमंत्रण भरे लहजे में कहा। दोनों आचार्य अंदर आए। इधर क्षितिज और प्रकाश का ध्यान किसी और पर नहीं था। क्षितिज तीसरा दरवाजा खोलने में मग्न था, जबकि प्रकाश केवल नाटक कर रहा था, हाथों को इधर उधर घुमा रहा था। प्रकाश की यह हरकत देखकर आचार्य मिहिर के मन में संदेह पनपा। उन्होंने गहराई से अवलोकन किया और तुरंत समझ गए कि प्रकाश केवल दिखावा कर रहा है और उसे पहले से ही उत्तर मालूम है। उधर क्षितिज ने तीसरा दरवाजा खोला और लगभग उसी क्षण प्रकाश ने भी तीसरा दरवाजा खोल दिया। ये स्पष्ट हो गया कि वो केवल नकल कर रहा है। मिहिर को यूं गौर से देखता देख आचार्य निर्भीक ने हैरानी से पूछा, आचार्य, आप इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं? दोनों में तो कांटे की टक्कर है। मुस्कुराते हुए मिहिर ने उत्तर दिया, मुझे तो अब समझ आ चुका है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। मैं तो बस ये देख रहा हूं कि ये कब समाप्त होगा। निर्भीक ने उत्साह से पूछा, तो आचार्य, आपके अनुसार विजेता कौन होगा? क्षितिज के सिवा कोई नहीं, मिहिर ने आत्मविश्वास से कहा। निर्भीक का चेहरा थोड़ी देर के लिए उतर गया। मन ही मन उन्होंने कहा, इस बार आप गलत है आचार्य मिहिर, इस बार आपका अनुमान चूक जाएगा। मिहिर ने उनके चेहरे का भाव पढ़ लिया और हल्के से छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ आचार्य निर्भीक, इतना बुरा लगा कि मुंह ही फेर लिया? निर्भीक ने गर्दन हिलाते हुए कहा, अब नहीं आचार्य, पर क्षितिज कल ही हमारे विभाग में आया है। एक दिन में कोई कैसे विशेषज्ञ बन सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि विजेता प्रकाश ही होगा। मिहिर हंस पड़े। आचार्य निर्भीक, लगता है आपको असली हीरे की पहचान नहीं है। बिना तराशा हुआ हीरा भी हीरा ही होता है, चाहे कांच के टुकड़े कितने भी चमक ले। मिहिर के शब्दों में छिपा तंज निर्भीक को चुभ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तो आपका मतलब है कि प्रकाश कांच का टुकड़ा है? अरे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बस इतना कि हीरा तो हीरा होता है और प्रकाश, उसे असल में कुछ आता ही नहीं, बस दिखावा कर रहा है। मिहिर ने हंसते हुए कहा। निर्भीक का चेहरा एकदम तना हुआ था। उन्हें समझ आ गया कि मिहिर ने सब भांप लिया है, इसलिए वो निगाहें इधर उधर घुमाने लगे। उधर क्षितिज ने चौथा दरवाजा खोला। प्रकाश भी 5वां दरवाजा खोलने की तैयारी में था
लेकिन तभी उसने देखा कि क्षितिज भी उसी पर ध्यान दे रहा है। वो वही चाल दोहराना चाहता था जो पहले आर्यन के साथ चला था, परंतु क्षितिज उसकी मंशा पहले से भांप चुका था। उसने तेजी से 5वां दरवाजा खोला और उन दरवाजों को प्रकाश की ओर धक्का दे मारा। ये दृश्य देखकर मिहिर जोर से हंस पड़े। दरवाजे प्रकाश पर गिरे और वो नीचे दब गया। निर्भीक तमतमाते हुए चिल्लाए, क्षितिज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा उस पर गिराने की? क्षितिज ने चौंक कर उनकी ओर देखा और शांत किंतु हैरान स्वर में कहा, मेरी गलती कहाँ है आचार्य? मैंने तो बस वे दरवाजे हटाए थे जो उसने मेरे ऊपर गिराए थे ताकि मैं बच सकूं। उसकी बात सुनते ही आचार्य निर्भीक गुस्से में बिफरते हुए तेज कदमों से क्षितिज के पास पहुंचे और अपना हाथ उठाने ही वाले थे कि अचानक आचार्य मिहिर की तेज गूंजती हुई आवाज कक्ष में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। रुक जाओ, क्या यही आदर्श अपने विद्यार्थियों को देते हो? क्या यही है असली आचार्य होना, जिसे सिर्फ अपने पक्ष के लोगों की परवाह हो, सच्चाई की नहीं? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को आचार्य कहना भी मेरे लिए शर्म की बात है। दफा हो जाओ यहां से और इस अकादमी से भी। इन शब्दों में मानो बिजली सा प्रहार किया। आचार्य निर्भीक के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत ही घुटनों के बल झुककर मिहिर के सामने माफी मांगने का प्रयास किया, ये सोचकर कि शायद दया दृष्टि मिल जाए, परंतु मिहिर का क्रोध कम होने के बजाय और भड़क उठा था। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। माफी मांगने के बजाय अपनी गलती स्वीकारो और यहां से सीधे निकल जाओ। ये सुनकर निर्भीक समझ गए कि इस बार उनका नाटक काम नहीं करेगा। वे धीरे धीरे उठे और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। निर्भीक के जाते ही क्षितिज के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। पूरे कक्ष में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आचार्य मिहिर आगे बढ़े, क्षितिज के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ थपथपाई और गर्व भरे स्वर में बोले, तुम जैसे विद्यार्थी को पाकर हमारी अकादमी सच में भाग्यशाली है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम जल्द ही अपना नाम रोशन करो और एक महान योद्धा बनकर दुनिया को दिखाओ। क्षितिज ने बस मुस्कुराकर और सिर हिलाकर उनकी बात का सम्मान किया। फिर उसने पहले वर्ष की समाप्ति का प्रमाण पत्र लिया और सीधा अष्ट विभाग की प्रमुख आचार्य आदिवा के कक्ष की ओर बढ़े। उन्हें देखकर आदिवा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम फिर से अगले विभाग में जाने के लिए विनती करने आए हो? क्षितिज ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ आचार्य, मुझे अगले विभाग में प्रवेश चाहिए। वे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनुमति मिलने पर अंदर आया आर्यन। उसे देखकर आदिवा ने मुस्कुराकर पूछा, अरे आर्यन, यहां कैसे? क्षितिज ने जैसे ही आर्यन का नाम सुना चौंक कर उसकी ओर देखा और हैरानी से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन ने हंसते हुए कहा, भैया, आपने ही कहा था कि जिम्मेदारियों का बोझ लेकर मत पढ़ाई करो, तो मैं पास हो गया। ये सुनकर क्षितिज और आदिवा दोनों ही प्रसन्न हो गए। आदिवा ने हंसते हुए कहा, वाह, तो क्या तुम भी अगले विभाग में जाना चाहते हो? आर्यन ने सिर हिलाकर हामी भरी, हाँ आचार्य, मुझे भी अगले विभाग में प्रवेश चाहिए। आदिवा ने दोनों को एक एक पर्ची दी और कहा, इस बार तुम दोनों को भाला विभाग में भेज रही हूँ। दोनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और चल पड़े भाला विभाग की ओर। वहां पहुंचते ही हमेशा की तरह डेस्क पर बैठे एक लड़के ने उनके कार्ड से टोकन काटे और उन्हें विभाग प्रमुख आचार्य सारा के कक्ष में ले गया। आचार्य सारा ने उन्हें देखते ही मुस्कुरा कर कहा, अरे वाह, दोनों भाई एक साथ हमारे विभाग में? क्षितिज और आर्यन ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। फिर उन्होंने आचार्य रोहित को बुलाया और निर्देश दिया, ये है क्षितिज और आर्यन, आज से हमारे विभाग में पढ़ेंगे। इन्हें भाला तकनीक के बारे में बताओ। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया और उन्हें पहले वर्ष के कक्ष में ले गए। वह उनकी मुलाकात स्मिता से हुई, जो रचनाकारिता विभाग से यहाँ आई थी। उसने क्षितिज को देखते ही खुशी से कहा, अरे तुम यहाँ आ गए? क्षितिज ने मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया, क्या करूं, तुम्हारी बिना चैन नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए रचनाकारिता विभाग में गया था, लेकिन जब आर्यन ने कहा कि तुम वहां नहीं हो तो यहाँ आ गया। स्मिता तो इस बात पर उतनी खुश नहीं हुई, लेकिन उसकी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे छेड़ते हुए बोली, देखो, क्षितिज तुमसे इतना प्यार करता है और तुम ही इसे बार बार टालती रहती हो। स्मिता ने नाराजगी जताते हुए कहा, अरे ये दिल फेंक आशिक है, जहां भी जाता है वही लड़की मिल जाती है। क्षितिज ने मुंह टेढ़ा करके उसकी ओर घूरना शुरू कर दिया। तभी आचार्य रोहित ने सबको शांत कराया और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं तुम्हें भाला तकनीक का मूल मंत्र सिखाऊंगा, जिससे तुम जीवन भर भाला चलाने में निपुण रहोगे। दोनों भाइयों ने ध्यान से सिर हिलाया। फिर आचार्य रोहित ने मानो हाथ में भाला पकड़ा और उसे हवा में फेंक दिया। सामने की दीवार में एक छेद हो गया। ये देख क्षितिज और आर्यन हैरान रह गए, जबकि बाकी छात्र सामान्य भाव से देख रहे थे। उन्हें इस दृश्य की आदत थी। क्षितिज ने उत्सुकता से कहा, आचार्य,
ये अद्भुत तकनीक है, मुझे तो पता ही नहीं था। रोहित मुस्कुराए। अरे ये तो बस शुरुआत है, इसे सिखाने में पूरा 1 महीना लगता है, तब जाकर दीवार में ऐसा छेद कर पाते हैं। जब तुम भी ऐसा कर सकोगे तभी पहले वर्ष में पास हो पाओगे। क्षितिज खुश होकर बोला। आचार्य कृपया हमें इस तकनीक के बारे में बताइए, रोहित ने समझाया। इसे भाले का औरा कहते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाला पकड़ने का ढंग, उसका संतुलन और उसे फेंकने की सही दिशा। दोनों भाई ध्यान से सुन रहे थे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए चुप रहे। रोहित समझाते रहे और अंत में कक्ष से चले गए। फिर दोनों ने अंदाजे से भाला पकड़ने और फेंकने का अभ्यास किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। काफी देर कोशिश के बाद भी उन्हें भाला का आभास नहीं हो रहा था। उनकी ये हालत देख स्मिता हंसते हुए बोली, तुम दोनों इतनी मुश्किल क्यों कर रहे हो? दोनों ने उसकी ओर देखा तो उसने समझाया, जब तुम भाला फेंकने की कोशिश करते हो तो सचमुच भाला होने की कल्पना मत करो। बस सोचो कि तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु है, जरूरी नहीं कि वो भाला ही हो। फिर उसने अपने हाथ को मानो कुछ पकड़े हुए पीछे खींचा, उसमें ऊर्जा भरी और आगे फेंका। सामने की दीवार पर हल्की सी चिंगारी दिखाई दी। दोनों भाई आश्चर्य से उसे देखते रह गए, क्योंकि स्मिता को यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ था और इतना जल्दी सीखना कठिन था। दोनों ने उसे बधाई दी और उसके बताए तरीके से अभ्यास करने लगे। करीब आधे घंटे तक वे लगातार कोई वस्तु फेंकने की कल्पना करते रहे। क्या क्षितिज अगले 6 महीनों में सभी 4 विभागों में पास हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्मिता ने अपने हाथ को कुछ पकड़े हुए पीछे खींचा। उसमें सारी शक्तियां एकत्रित करने के बाद उसने उसे फेंकने का प्रयास किया। तभी सामने की दीवार पर एक छोटी सी चिंगारी सी चमक उठी। दोनों भाई बस उसे ऐसे करते देख चले गए। क्योंकि स्मिता को आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए इतनी जल्दी सीख पाना बेहद कठिन था। दोनों भाई स्मिता के पास आए और उसे शुभकामनाएं देने लगे। फिर वे भी उसी तरह करने लगे जैसा स्मिता ने बताया था। आधे घंटे तक उन्होंने लगातार किसी अदृश्य चीज को फेंकने का अभ्यास जारी रखा। शाम होने तक वे कोशिश में लगे रहे, जबकि बाकी विद्यार्थी धीरे धीरे पहले वर्ष के कक्ष से निकलने लगे। अब वहां बस 3 लोग बचे थे, क्षितिज, आर्यन और स्मिता। लेकिन स्मिता उनके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थी। उसे उनकी बाकी क्षमताओं में जो आत्मविश्वास दिखता था वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसने गर्दन हिलाकर वहां से जाने का निर्णय लिया और चली गई। उसके जाने के बाद क्षितिज और आर्यन थककर बैठ गए। उनके प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। तभी शांत बैठे क्षितिज ने प्रज्वलिका को बाहर निकाला और उससे बातें करने लगा। उसने पूछा, प्रज्वलिका, राधिका की तबीयत अब कैसी है? इस पर प्रज्वलिका ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, वो अब ठीक है, लेकिन तुम मुझे उस औषधि गुफा में कैद करके रखते हो, इसी वजह से मैं तुमसे नाराज हूं। क्षितिज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज रात यहीं रहो और हमारे साथ भाले का आभा मंडल तैयार करने की कोशिश करो। ये सुनकर प्रज्वलिका खुश होकर बोली, सच में? मुझे तो बहुत मजा आएगा। क्षितिज खड़ा हो गया और उसने प्रज्वलिका को कल्पना में भाला मानकर फेंकना सिखाया। प्रज्वलिका ने भी उसकी तरह भाला फेंकने की कल्पना की और प्रयास किया। जैसे उसने फेंका, दोनों भाई हैरान रह गए, क्योंकि उसने बिल्कुल वैसे ही दीवार में छेद कर दिया जैसा सुबह आचार्य रोहित ने किया था। वे दोनों उसके पास पहुंचे। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अरे प्रज्वलिका, तुम तो भाला मास्टर बन गई हो, मुझे भी सिखाओगी? प्रज्वलिका ने सहजता से जवाब दिया, मैंने आंखें बंद की, सोचा कि मेरे हाथ में भाला है और उसे चला दिया। ये सुनकर क्षितिज और आर्यन दोनों चौंक उठे। उन्होंने भी आंखें बंद की और अपने हाथ में भाला होने की कल्पना की। कुछ ही देर में उन्होंने दीवार पर भाला चला दिया और इस बार आर्यन ने भी आचार्य रोहित जितना बड़ा छेद कर दिया। वो खुशी से नाचने लगा। आर्यन की खुशी देखकर क्षितिज भी प्रसन्न हो गया और उसकी पीठ थपथपाई। कुछ देर बाद आर्यन वहां से चला गया। जाते समय उसने देखा कि क्षितिज का अब भी भाले का आभा मंडल नहीं निकल रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो तंग आकर चला गया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद क्षितिज थक कर बैठ गया। तभी प्रज्वलिका उसके पास आकर बोली, क्षितिज भैया, तुम बहुत डरते हो। क्षितिज चौंक गया। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं डरता हूं? प्रज्वलिका ने उत्तर दिया, तुम किसी चीज से नहीं बल्कि हारने से डरते हो। तुम्हें जीतने की इतनी आदत हो गई है कि अब तुम हारने से घबराने लगे हो। उसके शब्द क्षितिज के दिल में उतर गए। उसने खुद से वही सवाल किया और वही जवाब पाया जो प्रज्वलिका ने कहा था। फिर वो अचानक खड़ा हुआ और बोला, मैं हार भी जाऊं तो क्या हुआ, लेकिन कोशिश करना मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुराया और फिर से भाला मानकर दीवार पर फेंकने लगा। देर रात तक प्रयास करने के बावजूद वो असफल ही रहा।
सुबह होने लगी। सभी विद्यार्थी कक्ष में लौट आए। उन्होंने देखा कि क्षितिज पूरी रात पसीने से तरबतर होकर भाला फेंकने का अभ्यास करता रहा। उसकी लगन देखकर सब दंग रह गए। उसके कपड़े पसीने से चिपक गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता चमक रही थी। वो पागलों की तरह दीवार पर प्रहार करता जा रहा था। कुछ ही देर में उसके हर वार से दीवार कांपने लगी। पहले वर्ष के सभी विद्यार्थी उसके पीछे खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे रोक दे। क्षितिज के भाले का आभा मंडल देखकर सभी भयभीत हो गए। दीवार के कंपन से आचार्य रोहित भागते हुए वहां पहुंचे। तभी क्षितिज ने आखिरी वार किया और वहां धूल का बादल फैल गया। सभी खांसने लगे और अपनी आंखें बंद कर ली। जब धूल छटी तो सबके सामने दीवार में इतना बड़ा छेद था कि दूसरी ओर खड़े दूसरे वर्ष के विद्यार्थी साफ नजर आ रहे थे। वही उनके बीच प्रीति भी खड़ी थी। कुछ देर बाद विभाग प्रमुख आचार्य सारा पहुंची। दीवार की हालत देखकर वे चौंक उठी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही दीवार थी जो छठे स्तर के कारागिर ने मध्य क्षेत्र में बनाई थी। ऐसी दीवार को तारा स्तर का योद्धा भी नहीं गिरा सकता था, लेकिन क्षितिज ने गिरा दिया था। सभी की नजरें क्षितिज पर टिक गई, जैसे वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो कि वो सिर्फ शुक्र स्तर का योद्धा है। आचार्य रोहित उसके पास आए। क्षितिज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आचार्य रोहित ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया है। इसके लिए माफी नहीं बल्कि तारीफ होनी चाहिए। तुम इस अकादमी के इतिहास के पहले योद्धा हो जिसने पहले वर्ष की इस दीवार को तोड़ा है जो छठे स्तर के कारागिर ने बनाई थी। ये सुनकर सभी दंग रह गए और दीवार को गौर से देखने लगे। आचार्य रोहित ने आगे कहा, इस दीवार को बनाने के लिए हमने मध्य क्षेत्र के कारागिर को बुलाया था। उसने कहा था कि इसे केवल तारा स्तर का योद्धा ही तोड़ सकता है, लेकिन आज तुमने उसे झूठा साबित कर दिया। सभी के चेहरों पर आश्चर्य स्पष्ट था। तभी पीछे से तालियों की आवाज गूंजी। सभी ने मुड़कर देखा। वहां आचार्य सारा खड़ी थी। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न नाराजगी, बल्कि वे बेहद प्रसन्न दिख रही थी। उन्होंने भी आगे आकर क्षितिज को बधाई दी और मुस्कुराते हुए बोली, क्षितिज, तुम जैसे विद्यार्थी ही हमारी अकादमी की शान हो, लेकिन तुमने अपने भाले की आभा दिखाकर ये साबित कर दिया है कि नई पीढ़ी के सभी योद्धाओं में सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में तुम्हारा नाम भी आता है। हमें तुम जैसे विद्यार्थी पर गर्व है जो हमारे विभाग में आकर अपनी काबिलियत से सबको चकित कर रहे हो। उनकी बात सुनकर सभी लड़के हंसने लगे। फिर कुछ देर तक सभी ने क्षितिज को बधाई दी और वो वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और तभी उसे ब्रह्मा दिव्य यंत्र का संदेश मिला। उसकी लेवल बढ़ने के लिए तैयार थी। कमरे में पहुंचकर क्षितिज कुछ देर सो गया। लगभग आधा दिन बीत चुका था जब वो उठा। उठते ही वो नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया तो सोचा कि कुछ साधना कर ली जाए। उसने अपने लो मीडियम ग्रेड के दिव्य पत्थर निकाले और साधना में बैठ गया। कुछ देर साधना चली ही थी कि उसके चारों ओर शक्तियों के बादल छाने लगे और बिजली कड़कने लगी। बाहरी क्षेत्र के किसी भी योद्धा को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई योद्धा लेवल बढ़ाता था। फिर वे शक्तियों के बादल क्षितिज के शरीर में समाने लगे। कुछ ही देर में उसकी लेवल बढ़ने लगी। एक नहीं, सीधा 2 स्तर बढ़ गई। संदेश आया कि उसकी लेवल शुक्र स्तर के 7वें से 9वें स्तर तक पहुंच गई है। अब उसकी ताकत 10 नील तक हो चुकी थी। उसके पास समय तत्व के 3 तत्व फल थे जो सभी लेवल 6 से ऊपर के थे। क्षितिज ने उनका सेवन किया, जिससे उनका समय तत्व लेवल 6 तक पहुंच गया। अब वो समय को 6 गुना तेज या धीमा कर सकता था। उसने फिर वो गिलास निकाला जिसमें आत्मा वृक्ष लगाए थे और उन पर 6 गुना समय शक्ति लागू कर दी। अब एक दिन में एक आत्मा वृक्ष से 6 आत्मा पॉइंट्स मिलते। इस तरह से एक दिन में उसे 32 आत्मा पॉइंट्स मिलने वाले थे। वो पहले ही आत्मा के लेवल 3 पर था और उसे पार करने के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए थे, जबकि उसके पास अब 2,000 हो चुके थे। आने वाले 3 दिनों में उसका लेवल 3 पार हो जाना तय था। तब वो आचार्य आदित्य की आत्मा को उस दिव्य पक्षी की आत्मा से निकालकर उनके मानव शरीर में डाल सकता था। जो पॉइंट्स उनके पास बचते वो उन्हें अपने पॉइंट्स भी दे सकता था। अब क्षितिज बेहद खुश था। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और सोचा कि अष्ट विभाग प्रमुख से मिलकर आगे के विभाग में जाने की विनती करे। जैसे ही वो अकादमी पहुंचा, लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। उसे लगा कि शायद भाला विभाग में दीवार तोड़ने की घटना पर चर्चा हो रही होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अष्ट विभाग प्रमुख के कक्ष के सामने पहुंचा तो वहां प्राची और स्नेहा उसका इंतजार करती मिली। दोनों किसी लड़की की कक्षा लगा रही थी। उसके बाल पकड़ पकड़ कर सीधा कुलपति के कक्ष के सामने उसकी पिटाई कर रही थी। कोई भी हिम्मत करके बीच बचाव नहीं कर पा रहा था। कई आचार्य वहां से गुजरे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर कोई और विद्यार्थी होता तो शायद दोनों को कोई रोक देता, लेकिन इन दोनों चुड़ैलों से सब परेशान थे। क्षितिज को देखकर दोनों लड़कियां रुक गई और उसे खुशी खुशी देखने लगी।
क्षितिज ने हैरानी से उनकी ओर देखा तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वो कुछ कहने ही वाला था कि स्नेहा हंसते हुए बोली, ओ क्षितिज, तुम आ गए। हमें तो पता था कि तुम यहीं आओगे, इसलिए हम यही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्राची ने उस लड़की की ओर देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंसू सूख चुके थे। फिर गुस्से में बोली, हमने सोचा तुम देर करोगे तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। उस लड़की की हालत देखकर क्षितिज को बुरा लगा, लेकिन उसकी दया भरी नजर देखकर स्नेहा ने गुस्से में कहा, इस चुड़ैल की तरफ दया से मत देखो, ये तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी, इसलिए हमने इसकी पिटाई की। नहीं तो अष्ट विभाग प्रमुख के कक्ष के सामने हमने कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। प्राची ने जोड़ा, शायद इस चुड़ैल को पता था कि हम आचार्य आदिवा के कक्ष के सामने किसी से नहीं उलझते, इसलिए इसने ऐसा किया। लेकिन तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें कही कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्षितिज ने पूछा, आखिर ये लड़की कह क्या रही थी? दोनों लड़कियां थोड़ा शर्मा गई। फिर स्नेहा उसके कान में फुसफुसाई, ये कह रही थी कि तुम अकादमी की हर लड़की को रात में बुलाकर उसके साथ सोते हो। यह सुनकर क्षितिज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ऐसी नजर से उस लड़की की ओर देखा कि वो जोर जोर से रोने लगी। समझ गई कि उसकी खैर नहीं, लेकिन क्षितिज को लड़कियों पर हाथ उठाना पसंद नहीं था। सिर्फ युद्ध के मैदान में ही वो उनसे लड़ता था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज किया और दोनों लड़कियों की ओर देखने लगा। उसने पूछा, लेकिन तुम दोनों मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? दोनों मुस्कुरा दी। स्नेहा कुछ कहने ही वाली थी कि प्राची ने बीच में बोल दिया, तुमने देखा होगा कि आज सब तुम्हारी ओर देखकर बातें कर रहे थे। क्षितिज ने हामी भरी। प्राची ने आगे कहा, असल में हुआ ये कि आर्यन, अजातशत्रु, प्रियंका और ध्वनि ये चारों पिछले 2 दिनों में 3-3 विभाग पास करके 4थे विभाग में पहुंच गए हैं। ये सुनकर क्षितिज चौंक उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक बात पर आर्यन पर इतना असर होगा और फिर बाकी तीनों पर भी। वो बेहद खुश हुआ और उन्हें खोजने जाने लगा, लेकिन स्नेहा ने रोक दिया। अभी उन्हें मत ढूंढो, स्नेहा बोली। वे चारों विज्ञान विभाग में गए हैं और मुझे लगता है तुम्हें भी वहीं प्रवेश मिलेगा। पहले अपनी पर्ची ले लो, फिर हमें मिलना। वैसे हम दोनों भी अब विज्ञान विभाग में हैं, तो साथ चलेंगे। क्षितिज ने सहमति में सिर हिलाया। उसका नंबर आया तो सबने उसे आगे जाने दिया। अंदर पहुंचते उसने देखा कि आचार्य आदिवा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या विज्ञान विभाग ही मिलेगा क्षितिज को या किसी और विभाग में भेजा जाएगा उसे? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्षितिज ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और आगे कुछ नहीं कहा। अगला नंबर आया तो सभी ने उसे आगे जाने दिया। क्षितिज जैसे ही अंदर पहुंचा तो उसे देखकर आचार्य आदिवा मुस्कुरा रही थी। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर क्षितिज ने भी कुछ नहीं कहा, बस प्रणाम करके वहीं पर खड़ा हो गया। आचार्य आदिवा ने उससे कहा, क्षितिज क्या बात है, तुम तो हो ही होशियार, लेकिन तुम्हारे सभी साथी भी तुमसे कम नहीं हैं। सभी में कुछ ना कुछ अलग है और इसी वजह से तुम सबसे बचकर रहने को खुद आचार्य दयानंद बोलकर गए थे। क्षितिज हैरान होकर उन्हें देखने लगा और उसे ऐसा देखते हुए आचार्य आदिवा ने कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। मुझे तुम लोगों पर ध्यान देने के लिए कहा गया था। उनकी बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून आया तो उसने कहा, आचार्य तो महान है और उनकी भविष्य को देखने की सोच काफी अलग है। उसकी बात सुनकर आदिवा भी मुस्कुरा उठी। फिर उन्होंने क्षितिज को एक पर्ची दे दी और उसे लेकर वो वहां से विज्ञान विभाग की ओर चला गया, साथ में 2 चुड़ैलों को लेकर। उन तीनों को जाते हुए देखकर बाकी सीनियर भी डरते हुए रास्ता दे रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके रास्ते में रुकावट डाले। कुछ ही देर में वे तीनों विज्ञान विभाग में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना कार्ड दिखाकर उसमें से टोकन कटवा लिए और सीधे विज्ञान विभाग के प्रमुख आचार्य आद्रा के कक्ष में जा धमके। उन्हें वहां देखते ही आचार्य आद्रा ने खुशी में क्षितिज की तरफ बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा ही था कि तुम आज यहाँ आओगे, क्योंकि आज सुबह ही खबर मिल गई थी कि तुम भाला विभाग में तोड़फोड़ करके पास हो गए हो। तभी से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उनकी बात सुनकर शर्म के मारे क्षितिज ने अपनी गर्दन नीचे कर ली, लेकिन उससे ज्यादा चिंता आचार्य आद्रा को थी, क्योंकि अभी तक क्षितिज अकेला था, लेकिन अब उसके साथ 2 चुड़ैलें और उसके महारथी 4 भाई बहन भी वहीं पर मौजूद थे। उन्हें डर था कि कहीं वो लोग सीधा उनके विभाग को हवा में ना उड़ा दे। इसके बाद आचार्य आद्रा ने आचार्य गजेंद्र को वहां बुलाया और उनसे कहा, आचार्य गजेंद्र, आज से क्षितिज जब तक पढ़ना चाहेगा तब तक वो इसी विभाग में पढ़ेगा। आप इसे पहले साल में विज्ञान विभाग में क्या क्या बनाना सिखाना होता है और किस प्रकार से यहाँ पास होते हैं, सब कुछ बता दीजिए। उनकी बात सुनकर गजेंद्र ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जी आचार्य, सब कुछ सही से बता दूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने क्षितिज की तरफ देखकर कहा, फिर चलो क्षितिज, तुम्हें दिखाता हूं पहले साल का कक्ष।
उनकी बात पर क्षितिज ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और उनके पीछे पीछे वहां से चल पड़ा। साथ में दोनों चुड़ैलें भी चली गई। कुछ ही देर बाद वे पहले साल के कक्ष में पहुंच गए, जिसमें आर्यन, अजातशत्रु, ध्वनि और प्रियंका फ्लैग लेकर उनकी मदद से रचनाकारिता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे बन नहीं रहा था और वे सभी चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें देखकर क्षितिज काफी खुश हुआ और पास जाकर चारों को पुकारा, आर्यन, अजातशत्रु, प्रियंका और ध्वनि, तुम चारों यहाँ कैसे? उसकी बात सुनकर जिनके चेहरे चिंता में डूबे हुए थे वही अब खिल उठे। उन्होंने पलटकर क्षितिज की तरफ देखा और उसकी ओर दौड़ कर आए। सभी ने उसे कसकर गले लगाया। पांचों का प्यार देखकर आचार्य गजेंद्र भी खुश हो गए। दोनों लड़कियां सोचने लगी कि काश उनके भी भाई ऐसे ही होते तो सभी यहीं पर होते, लेकिन उनके भाई नाकारा थे। इसी वजह से उन्हें पिछले 4 साल से प्रवेश नहीं मिला था और इस साल तो उन्होंने प्रवेश परीक्षा देने का प्रयास भी नहीं किया था। लेकिन जब आर्यन ने प्राची और स्नेहा को वहां खड़े देखा तो उसने उनसे कहा, भाभी, आपको भी आना है तो आ जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों उनके साथ ग्रुप हग में शामिल हो गई। सभी ने एक दूसरे को लगभग 10 मिनट तक गले लगाया और फिर खुश होकर अलग हुए। क्षितिज ने आर्यन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है आर्यन, तुम्हें मैंने थोड़ा सा बताया और तुम में इतना मोटिवेशन आ गया कि तुमने सीधे 3 विभाग सिर्फ 2 दिन में पार कर लिए। आर्यन ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आपकी छोटी सी बात भी हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा असर कर सकती है। उसकी बात पर अजातशत्रु ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हमारे बड़े जो भी सलाह देते हैं वो दिल से देते हैं तो हमारे दिल तक जरूर पहुंचती हैं। उनकी बातें सुनकर क्षितिज को लगा कि वे उसकी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, तो उसने उनकी बातें सुनना बंद कर दी और आचार्य गजेंद्र की तरफ देखते हुए पूछा, आचार्य, मुझे इस साल के लिए क्या क्या सीखना होगा? आचार्य गजेंद्र ने कहा, इस साल तुम्हें तीसरे लेवल के फ्लैग से ट्रैप बनाना और ट्रैप तोड़ना सीखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे लेवल की विस्फोटक गेंद बनानी होगी। लेकिन तभी वे रुक गए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, अरे, लेकिन तुमने तो पहले ही लेवल 2 की विस्फोटक गेंद बनाकर दिखाई है, तो तुम्हें इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्षितिज ने मुस्कुराकर उनकी बात पर गर्दन हाँ में हिला दी। कुछ ही देर बाद वहां से आचार्य गजेंद्र निकल गए। उनके जाते ही स्नेहा और प्राची ने जाते जाते कहा, क्षितिज और बाकी, तुम लोगों को किसी भी बात की जरूरत होगी तो 5वें साल के कक्ष में आ जाना। वैसे भी तुम पांचों में से किसी को भी वहां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। उनकी बात सुनकर इन पांचों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दोनों के वहां से चले जाने के बाद मयूरी, जो अभी अभी विज्ञान विभाग की परीक्षा पास करके जा रही थी, उसने देखा कि क्षितिज का ग्रुप वहां पर आया हुआ है, तो वो पास आते हुए बोली, अरे, तुम पांचों यहाँ एक साथ? क्या बात है, मतलब तुम चारों के बारे में जो अफवाह सुनी थी वो सच है। तुम लोग सच में कमाल के हो यार। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी किसी से कम नहीं हो दीदी। ये सुनकर मयूरी ने नाम में गर्दन हिला दी और कुछ ही समय बाद वो भी वहां से चली गई। फिर क्षितिज ने उन लोगों से पूछा, यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो? उसकी बात पर ध्वनि ने कहा, क्षितिज भैया, यहाँ सामग्री विभाग है जिसमें आप एक समय में एक ही चीज ले सकते हो, तो उन्होंने हम सभी को लेवल 1 का फ्लैग दिया है और उसे लगाकर एक ट्रैप तैयार करना है जिसकी शक्ति से सामने का नजारा सीधा गायब हो जाए और शत्रु उसे देखकर गुमराह हो जाए। इस ट्रैप के इस्तेमाल से हम लोग जानवर पकड़ सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में काफी समय लगता है और इसे कहीं से भी सेट नहीं कर सकते। लेवल 1 फ्लैग से लेवल 1 के जानवर ही पकड़े जा सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा काम के नहीं होते। उसकी बात सुनकर क्षितिज को पहले लेवल के फ्लैग के बारे में सब कुछ समझ आ गया। उसने आर्यन के हाथ से किताब ली और उन रचनाकारिताओं को पढ़ना जारी रखा। कुछ ही समय बाद क्षितिज ने कहा, अजातशत्रु, 10 फ्लैग देना मुझे। उसकी बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए और उत्सुकतावश उसकी ओर देखने लगे। अजातशत्रु ने भी उसे 10 फ्लैग दिए, जिन्हें क्षितिज ने किसी खास गणना के अनुसार पकड़ा और बिना रुके सीधे फेंक दिया। जब सभी ने उसे इस तरह सहजता से फ्लैग फेंकते देखा तो सबको ये अजीब लगा और वे ध्यान से उड़ते हुए फ्लैग्स को देखने लगे। वे फ्लैग्स जाकर एक ऐसी जगह टिक गए जहां अचानक शक्तियों का संचार होने लगा और सामने का दृश्य धुंधला होकर गायब हो गया। चारों लोग ये देखकर चौंक उठे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्षितिज ने केवल एक ही कोशिश में ऐसा कर दिखाया। उनके भीतर आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी भर उठी। सभी ने उसे सवालिया नजरों से देखना शुरू किया। उन्हें यूं देखते हुए क्षितिज ने चौंक कर पूछा, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर आर्यन ने उल्टा सवाल दागा, भैया, अब ये मत कहना कि आपने ऐसे फ्लैग पहली बार फेंके हैं। क्षितिज ने सिर खुजाते हुए हंसकर जवाब दिया, हाँ, ये पहली बार ही था। उसकी बात सुन ध्वनि झुंझलाकर बोली, भैया, आप बड़े हो तो यूं झूठ मत बोलो, हमें पता चल गया है कि आपको ये सब पहले से आता था। क्षितिज ने गर्दन हिलाते हुए कहा, सच कह रहा हूं,
इससे पहले इस तकनीक को सिर्फ उसी दिन देखा था जब हम लेवल 1 का जानवर पकड़ने गए थे। प्रियंका ने चुटकी लेते हुए कहा, वाह भाई वाह, आपको इतना झूठ बोलना शुभा नहीं देता, जितना पचा सको उतना ही बोलो। अब क्षितिज सोच में पड़ गया कि उसने फ्लैग फेंककर गलती तो नहीं कर दी। उसने पूरी कोशिश की समझाने की, मगर किसी ने बात नहीं मानी। मजबूर होकर उसने अलग अलग प्रकार के लेवल 1 फ्लैग से ट्रैप बनाकर दिखाए, लेकिन फिर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। थककर वो एक और बैठ गया। तभी आर्यन ने फ्लैग उठाए और उसी की तरह फेंकने की कोशिश की, पर सारे फ्लैग बेतरतीब उड़ गए। ये देख प्रियंका हंसते हुए बोली, क्या खूब बनाया ट्रैप, हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा। आर्यन गुस्से में आकर क्षितिज के पास बैठ गया। क्षितिज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी मेरी तरह फ्लैग फेंकना सीखना चाहते हो? आर्यन खुशी खुशी फ्लैग लेकर आया। क्षितिज ने उसे हाथ में खास पैटर्न में रखते हुए समझाया, जो फ्लैग दूर फेंकने हो उन्हें ऊपर पकड़ो, जो पास फेंकने हो उन्हें नीचे। फैलाकर फेंकने वाले फ्लैग उंगलियों की ओर पकड़ो और जिन्हें एक साथ छोड़ना हो उन्हें मुट्ठी में। आर्यन ने ध्यान से सुनकर सिर हिलाया। मैं समझ गया भैया। वो गुस्से गुस्से में दूसरों के पास गया और बोला, अब देखो मेरा कमाल। वो ट्रैप की किताब में कुछ पढ़ने लगा। सभी हंसते हुए उसकी ओर देखने लगे। उन्हें मालूम था कि 5-10 मिनट में ये तकनीक सीखना आसान नहीं, फिर भी किसी ने रोका नहीं, क्योंकि वे भी देखना चाहते थे कि वो सच में कर पाता है या नहीं। कुछ देर बाद उसने सबको हटने को कहा। क्षितिज ने भी ध्यान से देखा। इस बार आर्यन ने फ्लैग्स ऐसे फेंके जैसे कोई पेशेवर हो। फ्लैग लगते ही सामने का दृश्य गायब हो गया। सबके मन में सवाल था, क्या ये सच है या कोई भ्रम? क्षितिज ने उनकी आंखों में जैसे पूछा, अब बताओ, क्या आर्यन भी पहले से जानता था? प्रियंका ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में अभी अभी सीखा है? आर्यन ने समझाया, कुछ देर पहले देखा था कि मैं कितना परेशान हो रहा था, लेकिन भैया ने सिखाया और मैंने वैसा ही किया, ट्रैप बन गया। प्रियंका अब भी संदेह में थी, मगर ध्वनि उसके पास आई और बोली, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? अजातशत्रु कुछ कहने ही वाला था कि ध्वनि ने हाथ दिखाकर कहा, मुझे आर्यन पर पूरा भरोसा है, तुम सिखाओ। अजातशत्रु और प्रियंका एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ध्वनि कैसे भरोसा कर सकती है। फिर सोचा, देखते हैं क्या होता है। आर्यन ने कुछ देर में ध्वनि को सिखा दिया। उसने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं समझ गई। फिर उसने फ्लैग फेंके और सामने का दृश्य गायब हो गया। मतलब वो भी सफल हो गई। अब अजातशत्रु और प्रियंका को भरोसा हुआ और जल्द ही दोनों ने भी सीख लिया। चारों ट्रैप बनाना सीख गए तो वे क्षितिज के पास जाकर सिर झुकाकर अपराधी की तरह खड़े हो गए। क्षितिज ने हंसते हुए कहा, अब तो मान लिया कि मैंने भी तभी सीखा था। सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर क्षितिज ने कहा, जाओ सामग्री गृह से लेवल 2 फ्लैग्स और उनकी तकनीक की किताब लेकर आओ। आर्यन गया और कुछ देर बाद 100-150 फ्लैग्स लेकर लौटा। उसने फ्लैग्स क्षितिज को देते हुए कहा, भैया, आज से हम आपके शिष्य और आप हमारे गुरु, जो आप कहेंगे वही करेंगे। क्षितिज ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बाकी सब भी उत्सुकता से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। क्या सच में क्षितिज उन चारों का गुरु बनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट FM पर। उसकी बात सुनते ही आर्यन तुरंत वहां से गया और कुछ ही देर में लौट कर आया। इस बार उसके हाथ में कोई 2-4 नहीं, बल्कि पूरे 100-150 फ्लैग्स थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वे सभी फ्लैग्स क्षितिज के हाथ में थमा दिए और मुस्कुराते हुए बोला, भैया, आज से हम सब आपको ही अपना गुरु मानते हैं। आप ही हमारे गुरु होंगे और हम आपके शिष्य। आज से आप जो भी आदेश देंगे वही हमारा धर्म होगा और हम उसी का पालन करेंगे। आर्यन की ये बातें सुनकर क्षितिज चौंक गया। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। उधर बाकी सब भी क्षितिज की तरफ उम्मीद और आस्था भरी नजरों से देख रहे थे, मानो उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वो सच में उनका गुरु बनने को तैयार होगा? क्षण भर सोचने के बाद क्षितिज ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे सीखोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं जितना समझ पाया हूं उतना ही तुम्हें सिखा सकता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। उसकी बातें सुनते ही सब चुप रहे, लेकिन अचानक आर्यन आगे आया। वो घुटनों पर बैठ गया और दृढ़ स्वर में बोला, भैया, हमें जितना सीखना है उतना ही सही। हमें यह भी पता है कि आप जितना भी सिखाएंगे उतना तो हमें किसी और गुरु से कभी नहीं मिलेगा। आर्यन की बात पर क्षितिज चुप रहा, लेकिन तभी अजातशत्रु आगे आया और आदर से बोला, हाँ भैया, आज से हमें अपना शिष्य बना लीजिए। हमें हमेशा के लिए अपना शिष्य मान लीजिए और आप हमारे गुरु बन जाइए। अब क्षितिज और भी असमंजस में था। तभी प्रियंका और ध्वनि भी आगे बढ़ी। वे दोनों घुटनों पर बैठकर क्षितिज से बोली, आपने हमें कभी बहन माना या ना माना, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए आप हमेशा गुरु ही रहे हैं। आज आप हमें स्वीकार करें या ना करें,
हमारे दिल में आप हमेशा गुरु बने रहेंगे। उनकी बातें सुनकर क्षितिज कुछ देर मौन रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सब वास्तव में चाहते हो तो आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्योंकि गुरु मानने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। निर्णय सोच समझ कर लो। आर्यन ने तुरंत कहा, भैया मैं कल रात से यही सोच रहा था, लेकिन अब और नहीं रुक सकता। मेरी तरफ से तो हाँ है, मैं इसमें ना कुछ सोचूंगा और ना कुछ बदलूंगा। आर्यन की दृढ़ता देखकर बाकी तीनों ने भी सहमति में गर्दन हिला दी। ये देखकर क्षितिज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो बोला, ठीक है, अगर तुम सबने मुझे गुरु माना है तो मैं भी अपना गुरु होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। वे दौड़कर क्षितिज के पास आए और फिर से घुटनों पर झुक गए। क्षितिज ने उन्हें उठाया और अब लेवल 2 के फ्लैग से बनने वाले ट्रैप्स पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, इन फ्लैग से 2 प्रकार के ट्रैप बनते हैं। पहला, जिसमें सामने का दृश्य गायब हो जाता है और कोई भी उसके भीतर प्रवेश करे तो उसे पकड़ा जा सकता है। दूसरा, जिसमें लेवल 2 तक के जानवरों को पकड़कर बिजली के झटके से बेसुध किया जा सकता है। सभी ध्यान से सुन रहे थे और सिर हिलाकर सहमति जताते जा रहे थे। फिर क्षितिज ने 10 फ्लैग लिए और एक दिशा में फेंका, अगले 10 दूसरी दिशा में। ऐसा करते हुए उसने कुल 99 फ्लैग्स चारों दिशाओं में फेंक दिए। अब उसके हाथ में केवल एक फ्लैग बचा था। उसे उसने बीच में फेंका और जैसे ही फ्लैग जमीन पर गिरा, वहां का पूरा दृश्य गायब हो गया। आर्यन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने संदेह से कहा, भैया मुझे नहीं लगता कि इस ट्रैप में बिजली भी गिरेगी। क्षितिज मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खुद जाकर देख लो, अंदर घूमो और फिर लौट आओ। आर्यन बड़े उत्साह से भीतर गया। वो मस्ती में इधर उधर घूमने लगा और हंसते हुए बोला, अरे यहां तो बिजली का नामो निशान नहीं है। ये सुन बाकी तीनों भी अंदर चले गए। शुरुआत में सब सामान्य था। वे सब खुशी खुशी बाहर निकलने लगे, तभी अचानक एक तेज बिजली उन चारों पर गिरी। झटके से उनके शरीर सिहर उठे, बाल खड़े हो गए। ये दृश्य देखकर क्षितिज हंसी रोक नहीं पाया। सबसे ज्यादा मजेदार हालत प्रियंका की थी। उसके लंबे बाल हवा में खड़े होकर उसे बेहद अजीब और हास्यास्पद बना रहे थे। भैया आप हंसिए मत, हमारी मदद कीजिए, सब चिल्लाए। लेकिन अब ट्रैप लॉक हो चुका था। उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। काफी देर तक उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही एक पैर बढ़ाया, फिर से बिजली गिरी। इस बार तो उनके शरीर से धुआं उठने लगा। चारों की हालत दयनीय हो गई थी, लेकिन क्षितिज अभी भी हंस रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसने एक फ्लैग को लात मारी और ट्रैप तोड़ दिया। उसने सबको बाहर निकाला। उनकी हालत इतनी खराब थी कि क्षितिज को उन्हें घसीट कर लाना पड़ा। उनके शरीर पर चोटें साफ दिखाई दे रही थी। क्षितिज ने हर किसी को एक एक शक्तिवर्धक गोली दी और आराम करने दिया। जब वे धीरे धीरे होश में आए तो सबने गुस्से से क्षितिज को घूरा। क्षितिज ने मासूमियत से पूछा, अरे मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? आर्यन तैश में बोला, आपको पता था कि उसमें बिजली गिरेगी, फिर आपने मुझे अंदर क्यों भेजा? क्षितिज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे भले के लिए। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि बिजली के झटकों में भला कहाँ था। आर्यन ने उलझन में पूछा, मेरा क्या भला हुआ इसमें? क्षितिज हल्का मुस्कुराया और बोला, जरा अपनी शक्ति जांच कर देखो। ये सुनते ही आर्यन ने अपनी ऊर्जा पर ध्यान लगाया और चौंक पड़ा। वो सीधे शुक्र लेवल के पहले स्तर पर पहुंच चुका था। बाकी तीनों ने भी जांच की और पाया कि वे भी शुक्र लेवल के पहले स्तर में पहुंच चुके हैं। उन सब की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर क्षितिज को गले लगा बैठे। कुछ देर बाद क्षितिज ने फिर से फ्लैग्स उठाए और उन्हें ट्रैप बनाने की तकनीक समझाई। इसके बाद उसने प्रियंका से कहा, सामग्री कक्ष से तीसरे लेवल के फ्लैग्स और उनकी किताब लेकर आओ। प्रियंका तुरंत चली गई और कुछ देर बाद लौट कर आई, लेकिन इस बार उसके साथ 1000 से करीब फ्लैग्स थे। इतने सारे फ्लैग्स देखकर आर्यन दंग रह गया। वो बोला, इतने फ्लैग से तो पूरी अकादमी में ट्रैप बेच सकते हैं। क्षितिज किताब पढ़ते हुए बोला, हाँ, इनका उपयोग पूरी अकादमी, किसी महल या यहाँ तक कि पूरे नगर को सुरक्षा देने के लिए होता है। उसकी बात सुनकर सबने आश्चर्य से आर्यन की ओर देखा। उसकी बात सही साबित हुई थी। फिर क्षितिज ने कहा, यहाँ अकादमी के अंदर इनका प्रयोग करना उचित नहीं, क्यों ना आज हम इनका इस्तेमाल अकादमी के बाहर करें। उसकी बात सुनते ही सभी के चेहरों पर उत्साह झलक उठा। हालांकि उनके मन में यह संशय भी था कि आखिर क्षितिज उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। रहस्य जितना बढ़ रहा था उतना ही रोमांचक लग रहा था। कुछ ही देर में वे अकादमी से बाहर निकल गए। चारों मित्र क्षितिज के विशाल खगेंद्र पर सवार होकर ऊंचाइयों में उड़ रहे थे। तेज हवा उनके चेहरों को छू रही थी और सबको ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी नए सफर की ओर जा रहे हों। कुछ दूर उड़ने के बाद खगेंद्र एक सुनसान जगह पर आकर रुक गया। चारों ने हैरानी से चारों ओर देखा। ये जगह निर्जन थी।
मानो यहाँ कोई कभी आया ही ना हो। तभी क्षितिज नीचे उतरा और सबकी तरफ देखकर बोला, यही वो स्थान है जहां कुछ ही देर में खगेंद्र पक्षी आएंगे और आज हम उन्हें पालतू बनाएंगे। उसकी ये बात सुनकर सभी की आंखें विस्मय से फैल गई। ध्वनि भले ही पहले ही एनिमल ट्रेनर विभाग से उत्तीर्ण हो चुकी थी, फिर भी उसे नया अनुभव मिल रहा था, परंतु आर्यन के दिल में हल्का भय था। उसने झिझकते हुए कहा, भैया क्या ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ये निश्चित नहीं कि केवल लेवल 1 के खगेंद्र आएंगे, संभव है कि लेवल 2 के भी आ जाएं। क्षितिज ने गंभीरता से सिर हिलाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ आ सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। उन सबको हम नहीं, हमारा ट्रैप पकड़ने वाला है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। अविश्वास भरी निगाहें क्षितिज की ओर उठी, परंतु वे जानते थे कि जब क्षितिज ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे कोई गहरी योजना जरूर होगी, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। थोड़ी ही देर में क्षितिज ने सभी को 100 लेवल 3 के फ्लैग्स दिए और उन्हें चारों दिशाओं में विशेष ढंग से लगाने का निर्देश दिया। खुद उसने बाकी 600 फ्लैग्स संभाल लिए और लगाने लगा। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद एक विशाल और अदृश्य ट्रैप तैयार हो गया। बाहर से देखने पर यह सामान्य मैदान लगता था, परंतु अंदर घुसने के बाद निकलना नामुमकिन था। पांचों साथी उस ट्रैप के बाहर बैठ गए। उन्होंने आग जलाकर खरगोश भूनने शुरू किए। भुने हुए मांस की लज्जतदार खुशबू हवा में फैल गई। ये खुशबू आसपास के जानवरों तक पहुंची। सबसे पहले कुछ खगेंद्र पक्षियों ने उस गंध को सूंघा और धीरे धीरे उड़ते हुए वहां आने लगे। जैसे ही वे पास पहुंचे, ट्रैप सक्रिय हो गया। कुल 5 खगेंद्र भीतर फंस गए। बाहर खड़े उनके साथी ये देखकर तुरंत मुड़ गए और भाग निकले। भीतर बंद खगेंद्र बुरी तरह तड़पने लगे। बाहर निकलने की हर कोशिश ने उन्हें और अधिक पीड़ा दे रही थी। एक ने तो संघर्ष करते करते अपना पैर तक जला लिया, लेकिन हार मानने को तैयार न था। आधी रात बीत गई, पर वे अब भी संघर्ष करते रहे। उनकी इस जिद को देखकर आर्यन ने आशंका जताई, भैया क्या ये पक्का है कि सुबह तक ये हार मानकर हमारे पालतू बनने को तैयार हो जाएंगे? क्षितिज मुस्कुराते हुए बोला, इतना तो पक्का है कि सुबह तक ये इतने थक चुके होंगे कि चाहे तो इन्हें कूटकर भी अपना बना सकते हैं। उसका ये जवाब सुनकर बाकी सब चौंक उठे, पर क्षितिज की बात में छिपा आत्मविश्वास उन्हें भी ढाढ़स देने लगा। फिर सबने आराम करने का निश्चय किया और सो गए। सुबह जब आंख खुली तो दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। ट्रैप के भीतर फंसे खगेंद्र घायल पड़े थे। उनके पंख जगह जगह से छिल गए थे और वे दुर्बल अवस्था में वहीं पड़े करा रहे थे। उनकी आंखों में अब गुस्से की जगह विनती थी। वे पांचों इंसानों की ओर देख रहे थे, मानो उनसे मदद की गुहार कर रहे हो। क्षण भर बाद क्षितिज बोला, चलो मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। सबने सिर हिलाकर हामी भरी और उसके पीछे चल पड़े। तभी प्रियंका थोड़ी चिंतित होकर बोली, भैया हम ट्रैप के अंदर चले तो जाएंगे, पर बाहर निकलेंगे कैसे? अगर इस बीच कोई और जानवर या पक्षी अंदर घुस आया तो? क्षितिज ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने ये ट्रैप इस प्रकार बनाया है कि बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मुझे ही मालूम है। तुम्हें याद है मेरे पास अतिरिक्त 600 फ्लैग्स थे, उनका उपयोग सिर्फ बाहर जाने के दरवाजे के लिए किया है। जब जरूरत होगी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इतना कहकर वो ट्रैप के भीतर चला गया। बाकी चारों ने भी उसके पीछे कदम बढ़ाए। भीतर पहुंचते ही क्षितिज ने सबको छोटी छोटी बोतलें दी और निर्देश दिया, जब तक मैं ना कहूं इन्हें मत देना, केवल मेरे आदेश पर ही देना। सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्षितिज आगे बढ़ा और सीधे लेवल 2 के खगेंद्र के पास जा पहुंचा। वो अभी भी गुर्रा रहा था, मगर उसकी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वो लड़ने के काबिल नहीं था। क्षितिज ने बोतल उठाकर कहा, यदि तुम मेरे पालतू बन जाओगे तो ये सारी गोलियां तुम्हें दे दूंगा। खगेंद्र ने थकी हुई गर्दन धीरे से हिलाकर हामी भरी, पर क्षितिज सहज विश्वास करने वाला नहीं था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, कसम खाओ कि अगर मैं तुम्हें ये दवा दे दूं तो तुम मुझे अपना मालिक मानोगे। क्षितिज और खगेंद्र की इस बातचीत के बीच चारों साथियों की धड़कनें तेज हो रही थी। अगर खगेंद्र ने अचानक हमला कर दिया तो उनका बच पाना असंभव था। डर के मारे आर्यन ने प्रियंका से फुसफुसाकर कहा, प्रियंका अगर इसे गुस्सा आ गया और इसमें थोड़ी सी भी ताकत बची हुई तो समझ लो आज हमारी खैर नहीं। प्रियंका ने उसकी पीठ पर थप्प से हाथ मारते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी ये काली जुबान बंद करोगे या नहीं? अगर हमें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर ध्वनि हंस पड़ी, लेकिन अगर हम ही जिंदा नहीं रहे तो तुम आर्यन को कैसे मार पाओगी? उसका ये मजाक सुनकर अजातशत्रु और आर्यन दोनों भी हंसने लगे। इधर खगेंद्र ने पहले तो अपनी गर्दन घुमा ली, मानो अनदेखा कर रहा हो। क्षितिज नाराज होकर बोला, ठीक है, यदि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है तो यहीं पड़े रहो, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे ही क्षितिज मुड़ा, पीछे से गुर्राने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा
तो खगेंद्र ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। ये उसकी स्वीकृति का संकेत था, लेकिन जैसे ही क्षितिज पास गया उसने अचानक पैर नीचे कर लिया। ये देखकर आर्यन घबराकर चिल्लाया, भैया सावधान रहिए, ये शायद आप पर हमला करने वाला है। प्रियंका भी चिंता में भरकर बोली, भैया उसके पास मत जाइए, कृपया वापस आ जाइए। क्षितिज ने पीछे मुड़कर सबको शांत किया और दृढ़ स्वर में बोला, तुम सब शांत रहो, और अगर मुझे कुछ हो गया तो दाहिनी तरफ 20 कदम बढ़ाकर लात मार देना, समझे? ये सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। क्या सचमुच क्षितिज उस खगेंद्र पक्षी को पालतू बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्षितिज नाराजगी से उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, यदि अब तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है तो यहीं पड़े रहो, मैं जाता हूं। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से गुर्राहट की आवाज आई। क्षितिज ने पलटकर देखा तो वो पक्षी अपना पैर आगे बढ़ा रहा था। इसका अर्थ था कि उसने क्षितिज की बात मान ली है। परंतु जैसे ही क्षितिज उसके पास पहुंचा उसने तुरंत अपना पैर नीचे कर लिया। ये देखकर आर्यन की चिंता भरी आवाज गूंजी, भैया जरा बचकर, ये जानवर शायद आप पर हमला करने वाला है। आर्यन की बात सुनकर प्रियंका भी घबराकर चिल्ला उठी, भैया उसके पास मत जाइए, वापस आ जाइए। दोनों की बात सुनकर क्षितिज ने पलटकर उन्हें देखा और शांत स्वर में कहा, तुम सब लोग चुप रहो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो दाहिनी ओर 20 कदम जाकर लात मार देना। उसकी बात सुनकर सभी दंग रह गए। अजातशत्रु ने तुरंत विरोध किया, नहीं भैया, अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी पक्षी को पालतू बनाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन क्षितिज रुका नहीं और उस पक्षी के पास जाकर बोला, अपना पैर आगे करो और मुझे वचन दो कि तुम मेरे पालतू बनोगे। मैं तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगा। इस बार उस खगेंद्र ने कोई संकोच नहीं किया और सीधा अपना पैर क्षितिज के हाथ पर रख दिया। जैसे ही दोनों ने ये क्रिया पूरी की, उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई। आत्मिक संबंध बनते ही उस पक्षी से आवाज आई, मालिक, मैंने अपना वादा निभा दिया है, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। क्षितिज हड़बड़ा गया और हैरानी से पूछा, तुम लड़की हो? खगेंद्र ने उत्तर दिया, हाँ, ये सब मेरे छोटे भाई हैं और मैं उनकी बहन हूँ। जो यहाँ से भागे थे वे हमारे रिश्तेदार थे, जो हम पांचों पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ रहे थे। क्षितिज चौंका और बोला, लेकिन वे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? कुछ क्षण सोचकर उस खगेंद्र कन्या ने उत्तर दिया, हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर खगेंद्र पर्वत पर रहते थे। वहाँ हमारी बड़ी टोली थी और मेरे पिता उसके सरदार थे। वे लेवल 5 के खगेंद्र थे और इतना प्रभाव रखते थे कि मनुष्य भी उन्हें पूजते और स्वामी मानते थे। पर एक दिन उनके 2 भाई जो चौथे स्तर के खगेंद्र थे और मेरी बुआ जो तीसरे स्तर की थी, उन्होंने मिलकर पिता को बेहोशी की दवा पिला दी और उन्हें कैद कर लिया। थोड़े ही समय में पूरे खगेंद्र पर्वत पर उनका कब्जा हो गया। पिता के समर्थकों को या तो बंदी बना लिया गया या फिर मार डाला गया। कुछ ही दिनों में उन्होंने नकारात्मक पक्ष की ताकतों से हाथ मिला लिया और पर्वत पर स्थित मीडियम ग्रेड दिव्य पत्थर की खान पर भी कब्जा कर लिया। पिछले 1 महीने से वे हम 5 भाई बहनों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर क्षितिज को गहरा दुख हुआ। उसने वादा करते हुए पूछा, इन सबको हराने के लिए कितनी शक्ति चाहिए होगी? वो कुछ देर सोचकर बोली, उन्हें पराजित करने के लिए कम से कम परमानंद स्तर की शक्ति चाहिए। क्षितिज चौंका और पूछा, ये खगेंद्र पर्वत कहाँ स्थित है? उसने उत्तर दिया, सपनोल्लास महासाम्राज्य के मध्य क्षेत्र में। क्षितिज ने दृढ़ स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कराने में मदद करूंगा। उसका चेहरा निराशा से झुक गया। तुम अभी शुक्र स्तर के 9वें चरण पर हो और केवल 19 वर्ष के हो। यदि तुम्हें इस अवस्था तक पहुंचने में 19 साल लगे हैं तो परमानंद स्तर तक पहुंचने में 50 वर्ष लगेंगे। क्षितिज हंस पड़ा और बोला, क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। क्षितिज मुस्कुराते हुए बोला, ये सारी शक्तियां मैंने केवल 6 से 7 महीनों में अर्जित की हैं। ये सुनकर खगेंद्र कन्या अचंभित रह गई। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा तो क्षितिज ने सिर हिलाकर उसकी शंका की पुष्टि कर दी। वो बोली, यकीन करना कठिन है कि इतनी तेजी से कोई शक्ति अर्जित कर सकता है। क्षितिज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम्हारा स्तर कैसे बढ़ सकता है। वो बोली, मुझे अगले स्तर तक पहुंचने में 100 साल लगेंगे। आवश्यक सामग्री मेरे पास है पर समय बहुत अधिक है। क्षितिज ने तुरंत कहा, तो फिर अपने भाइयों से कहो कि वे भी मेरे भाइयों के पालतू बनने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे पास ऐसी जगह है जहां तुम सब 6 गुना तेजी से शक्ति अर्जित कर सकोगे। उसने ऊंची आवाज में अपने भाइयों को बुलाया और वे एक एक करके आर्यन, अजातशत्रु, प्रियंका और ध्वनि के पास जाकर खड़े हो गए। क्षितिज ने सभी को शक्तिवर्धक गोली दी और जिससे उनकी चोटें तुरंत उभर गईं। फिर 5 भाई बहन अपने अपने खगेंद्र पर सवार होकर अकादमी की ओर निकल पड़े। जब वे अकादमी पहुंचे तो वहां के रक्षक उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे।
क्योंकि जहां एक योद्धा के लिए एक खगेंद्र पाना कठिन होता है, वहीं क्षितिज और उसके साथियों के पास 5-5 खगेंद्र थे। रक्षकों में से एक ने दूसरे से कहा, भाई ये क्षितिज बड़ा अजीब है, यहाँ किसी को लेवल 1 का खगेंद्र भी मुश्किल से मिलता है और ये युवक लेवल 2 का खगेंद्र लेकर घूम रहा है। दूसरे ने उत्तर दिया, इसमें काबिलियत बहुत है, इसी कारण इसका भाग्य भी अद्भुत है। उधर क्षितिज और उसके साथी सीधे एनिमल ट्रेनर विभाग में पहुंचे। विभागाध्यक्ष आचार्य विभास अपने वृद्ध खगेंद्र के साथ बातें कर रहे थे। जब क्षितिज और बाकी लोग भीतर पहुंचे तो वहां बैठे शिष्य अवाक रह गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पीछे 4 और योद्धा अपने अपने खगेंद्र के साथ खड़े हैं तो उनका चेहरा और बिगड़ गया। जल्दी से विभाग का विशाल द्वार खोला गया और सब अंदर चले गए। भीतर एक बड़ा मैदान था जहां आचार्य विभास अपने लेवल 2 के खगेंद्र के साथ वार्तालाप में लीन थे। शिष्य ने उन्हें आवाज दी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। क्षितिज और उसके साथियों को अपने अपने खगेंद्रों के साथ देखकर वे स्तब्ध रह गए। पास आकर जब उन्होंने क्षितिज के खगेंद्र को लेवल 2 का पाया तो उनके चेहरे पर खुशी उमड़ आई, जिसको कोई भी शब्द व्यक्त नहीं कर सकते थे। आचार्य विभास प्रसन्नता से खिल उठे और क्षितिज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, वाह क्षितिज, तुम तो अप्रतिम साहस के धनी निकले। मुझे तो जरा भी आभास न था कि इस पीढ़ी का कोई विद्यार्थी इतना साहसी होगा कि सीधे लेवल 2 के खगेंद्र को वश में करके यहां ले आएगा। उनके शब्दों पर क्षितिज ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, परंतु कुछ ना बोला। फिर आचार्य ने तुरंत पास खड़े एक शिष्य को संकेत करते हुए कहा, क्षितिज के लिए 2 बैज लेकर आओ और शेष सबको ध्वनि को छोड़कर 1-1 बैज दो। उनकी बात सुनते ही वो शिष्य भी चौंक गया, क्योंकि ये घटना वर्षों से अकादमी में नहीं हुई थी। पिछले कई सालों से 5वें वर्ष के विद्यार्थियों तक ने ये साहस नहीं दिखाया था कि लेवल 2 का खगेंद्र पालतू बनाकर लाएं, और आज प्रथम वर्ष का क्षितिज ये कार्य करके दिखा चुका था। शिष्य दौड़ता हुआ गया और कुछ ही क्षणों में 5 बैज लेकर लौट आया। जब उसने बैज आचार्य विभास को सौंपे तो आचार्य ने 2 विशेष बैज क्षितिज की ओर बढ़ाए। एक पर लिखा था एनिमल ट्रेनर लेवल 1 और दूसरे पर एनिमल ट्रेनर लेवल 2। इन्हें देखकर क्षितिज भी विस्मय में पड़ गया। उसकी दृष्टि अविश्वास से आचार्य विभास पर ठहर गई। क्षितिज को इस प्रकार देख आचार्य विभास ने स्नेहपूर्वक कहा, अरे भाई, अब तो तुम दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों के समकक्ष हो चुके हो, बल्कि सच कहूं तो वे भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने पुनः हल्की मुस्कान दी और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आभार आचार्य। ये कहकर वो एक और हट गया। उसके पीछे खड़ा आर्यन आगे आया, आचार्य को प्रणाम किया और अपना बैज ग्रहण कर लिया। फिर सभी साथियों ने आकर अपने बैज धारण कर लिए और वहां से जाने लगे। उन्हें जाते हुए देख आचार्य विभास ने मन ही मन प्रसन्न होकर सोचा, क्षितिज और उसके ये 4 साथी शीघ्र ही सपनोल्लास महासाम्राज्य में ऐसा नाम कमाएंगे कि बड़े बड़े योद्धा इनके सामने सिर झुकाएंगे। बस समय का अंतर है। इतना सोचकर वे मुस्कुराते हुए अपने खगेंद्र की ओर लौट गए। उधर पूरी अकादमी में क्षितिज और उसकी टोली की चर्चा गूंजने लगी। जिनके हृदय में क्षितिज के प्रति ईर्ष्या थी, वे और अधिक जलन से भर उठे। उनमें शिकारा दल की ज्योति, मधुर, नितिन और अन्य बड़े राजकुमार सम्मिलित थे। नकारात्मक पक्ष से जुड़े 5 राजकुमार तो जलन और क्रोध से तिलमिला रहे थे। वहीं 5वें वर्ष के वरिष्ठ विद्यार्थी सिद्धार्थ, सुरेश, स्वाति और नया सीनियर तुषार भी हैरानी में डूबे हुए थे। परंतु क्षितिज को इन सब की तनिक भी चिंता न थी। वो तो निश्चिंत भाव से अपने खगेंद्र को फिलहाल प्रज्वलिका को सौंपते हुए बोला, इसे आज के लिए औषधि गुफा में ही रखना। रात्रि को जब हम सब साथ होंगे तब मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देखकर सभी अचंभित रह जाओगे। उसकी बात सुनकर आर्यन और अन्य सभी साथियों के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने भी अपने अपने खगेंद्र प्रज्वलिका को सौंप दिए और वो उन्हें लेकर औषधि गुफा की ओर चली गई। प्रज्वलिका के जाते ही क्षितिज ने सबकी ओर मुड़कर कहा, अब हम सीधे विज्ञान विभाग चलते हैं। वहां परीक्षा देकर अगला विभाग तीर विभाग भी पूरा करेंगे। उसके शब्दों पर सबने एक साथ सहमति में सिर हिलाया और वे विज्ञान विभाग की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचते ही रिसेप्शन पर बैठे युवक के चेहरे पर उल्लास झलकने लगा। उसने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, क्षितिज, आपका और आपकी टोली का लंबे समय से आचार्य आद्रा इंतजार कर रही थी। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि जैसे ही तुम आओ तुरंत तुम्हें प्रथम वर्ष के कक्ष में ले आना। क्षितिज ने हंसते हुए अपना कार्ड उसे सौंपते हुए कहा, तो चलो, फिर देर किस बात की। पर उस युवक ने कार्ड काटने से इनकार करते हुए सिर हिलाया और बोला, नहीं, आचार्य ने विशेष रूप से इस प्रक्रिया को भी रोका है। यह सुनकर क्षितिज और उसके साथी अचंभित रह गए, पर कुछ बोले बिना उस युवक के साथ सीधे प्रथम वर्ष के कक्ष में जा पहुंचे। जिन विद्यार्थियों के चेहरे प्रतीक्षा से मलिन पड़ गए थे, क्षितिज और उसकी टोली को देखते ही उनके चेहरे खुशी से दमक उठे। विभाग प्रमुख आचार्य आद्रा ने हर्ष से क्षितिज को देखकर कहा, अरे क्षितिज, तुम अंततः आ ही गए।
क्षितिज और उसके साथियों ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आचार्य आद्रा ने उनकी नम्रता स्वीकार की और आचार्य गजेंद्र की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने भी सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद आचार्य आद्रा अपने आसन पर जाकर बैठ गई। क्षितिज और उसके साथी अब भी उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या घटने वाला है। तभी आचार्य गजेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम पांचों ने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इस विभाग का गौरव बढ़ाया है। आज तक विज्ञान विभाग के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ कि 5 विद्यार्थी एक साथ मात्र एक दिन में परीक्षा पास करके आगे बढ़े हो। उनका वाक्य पूरा होते ही समस्त विद्यार्थी जोर जोर से ताली बजाने लगे। क्षितिज और उसकी टोली को अब वास्तविकता का आभास हुआ कि बिना परीक्षा दिए ही उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। आचार्य गजेंद्र ने फिर से कहा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि बिना परीक्षा के इन्हें क्यों आगे भेजा जा रहा है। इसका उत्तर स्वयं क्षितिज के सीने पर लगे 2 बैज हैं। ये प्रमाण है कि क्षितिज ने विज्ञान विभाग के फ्लैग्स का प्रयोग करके सीधे लेवल 2 के खगेंद्र को पालतू बनाया है। ये सुनते ही विद्यार्थियों में चर्चा का शोर मच गया। एक ने आश्चर्य से कहा, तो ये सच है कि क्षितिज ने लेवल 2 का खगेंद्र वश में कर लिया है? पास बैठी एक लड़की ने विस्मय से कहा, मैं तो अभी केवल लेवल 2 के फ्लैग्स का उपयोग कर पाती हूँ। यदि हम तीसरे स्तर के फ्लैग सीख लें तो शायद हम भी ऐसे खगेंद्र वश में कर सकें। उसकी बात सुनकर समीप बैठा योद्धा बोला, तुम स्वप्न देख रही हो। खगेंद्र मिलना ही दुर्लभ है, और यदि मिल भी जाए तो उसे वश में करना लगभग असंभव है। भूल गई क्या क्षितिज ने लेवल 1 के खगेंद्र को पालतू बनाने में कितनी कठिनाई झेली थी? लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद आचार्य गजेंद्र ने 5 बैज मंगवाए और उन्हें आचार्य आद्रा को सौंपते हुए कहा, इन सबको बैच प्रदान कर हमारे विभाग से आगे भेज दीजिए। इनके पास मात्र 5 दिन बचे हैं। क्षितिज को तो कोई कठिनाई नहीं होगी, पर शेष साथियों को 3 विभाग और पूरे करने हैं। उनके शब्दों पर आचार्य आद्रा ने भी सिर हिलाया और शीघ्र ही बैच प्रदान कर उन्हें रवाना किया। अब क्षितिज को यह समझ आया कि उसके साथियों के लिए प्रथम वर्ष पास करना कठिन क्यों कहा जाता था। कारण स्पष्ट था, साधना विभाग में शक्ति बिंदु खोलना ही 1 वर्ष का समय मांगता है, पर क्षितिज की प्रतिभा विलक्षण थी, इसलिए उसके शक्ति बिंदु पहले ही खुल चुके थे। क्या आर्यन और अन्य साथी भी शेष 5 दिनों में प्रथम वर्ष पार कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।